डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक ऐसा नाम जो इस वक्त पूरी तरीके से छाया हुआ है और बहुत ही कामयाब ज़िंदगी। लेकिन एक इंसान की कामयाब ज़िंदगी के पीछे का जो संघर्ष होता है वो बहुत ही डार्क और कठिनाइयों से भरा होता है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की जब हम ज़िंदगी को मौजूदा स्थिति में देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही ग्लैमरस लाइफ है, बहुत ही रिस्पेक्ट है और एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में इज़्ज़त दिल से झलकती है। लेकिन अगर उनके पीछे की ज़िंदगी को मुड़ करके देखा जाए तो आपको शायद यकीन नहीं हो पाएगा कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति कभी नौकरी किया करते थे, डोर टू डोर यानी घर घर जा कर के कैलकुलेटर यानी सामान बेचा करते थे। इस तरह का संघर्षपूर्ण जीवन था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के बहुत ही दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताएंगे, उनकी पूरी जीवनी को कवर करने की कोशिश करेंगे और याद रखिए बिल्कुल फर्स्ट हैंड कवर करेंगे। इंटरनेट पर उनके बारे में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं और बहुत तरह की गलत जानकारियां हैं। हमने बिल्कुल फर्स्ट हैंड सोर्स से, उन्हीं की ज़ुबान से जो कुछ भी इंटरव्यूज़ में उन्होंने बातें कही हैं अपने हवाले से, हम वो तमाम बातें आपको बिल्कुल एक कंप्लीट एक वीडियो में बताने वाले हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उनकी जीवनी को समझने के लिए आसानी हो और कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी की पैदाइश 26 दिसंबर सन 1973 को हरियाणा में हुई। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। उनके माता पिता आर्य समाजी थे और वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड आरएसएस का था। और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी 3 भाई थे। उनमें से एक भाई जो बड़े हैं वो अमेरिका में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दूसरे भाई सीबीआई में ऑफिसर हैं और तीसरे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के पिताजी हरियाणा में अध्यापक रहे हैं और उनकी माता भी हरियाणा ही में एक स्कूल में हिंदी की अध्यापिका रही हैं। वो मूलतः पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन जब 1966 में राज्यों का डिवाइडेशन हुआ और हरियाणा वजूद में आया तो एक तरीके से वो हरियाणा में हो गए। इस तरह डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी की जो शुरुआती पूरी पढ़ाई हुई इंटर तक वो हरियाणा में हुई और शुरुआती पढ़ाई की खास तौर से बात करें तो भिवानी में हुई और सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस का विद्यालय था वहाँ पर हुई। तो इस तरीके से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। एडमिशन किस चीज़ में लिया? बीकॉम ऑनर्स में। लेकिन बीकॉम ऑनर्स उनको थोड़ा कठिन लग रहा था। क्यों? इसलिए कि उनकी जो रुचि थी वो पॉलिटिक्स में थी और उन दिनों पॉलिटिक्स में वो हंगामा मचाए हुए थे। एबीवीपी से जुड़ गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि बीजेपी का एक स्टूडेंट पॉलिटिकल विंग है, उससे जुड़े। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स में सक्रिय होने के नाते वो बीकॉम ऑनर्स को टफ समझने लगे और उनके बस की बात नहीं थी। तो इस तरह उन्होंने बीकॉम ऑनर्स से हिस्ट्री ऑनर की तरफ स्विच कर लिया क्योंकि इसमें थोड़ी कम पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से उनका काम चल गया। अच्छा, इस बीच में उनके साथ एक हादसा पेश आया। उनके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनके माता पिता दोनों की नौकरी छूट गई। तो इस वजह से एक तरीके से जो खाता पीता परिवार था वो रोड पर आ गया। इस हालात से घर को निकालने के लिए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी को सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। केवल 17 साल की उम्र में वो घर घर जा कर के कैलकुलेटर बेचा करते थे। किसी तरीके से अपनी जीविका चले, घर पर वो पैसा भेजा करते थे ताकि घर का खर्च हो सके। और ये बात है 1990 के बाद, क्योंकि सन 1990 में वो दिल्ली आए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। 1 साल तक हालात सही रहे। उसके बाद सेकेंड ईयर से हालात उनके ख़राब हुए और करीब 2 साल तक उनके हालात ख़राब रहे, यानी कह सकते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति खुद बताते हैं कि जब मंडल कमीशन का हंगामा हुआ तो वो आरक्षण विरोधी आंदोलनों में कूद गए। वो इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि वो क्यों कूदे, इसके बारे में उनका कोई विजन नहीं था। वो केवल एबीवीपी से जुड़े हुए थे तो हर उस चीज़ का उनको विरोध करना था जो एबीवीपी के लोग विरोध करते थे। एक तरीके से वो खुद बताते हैं कि वो घोर संघी थे उस वक्त और संघी होने के नाते बिल्कुल बहुत ही कट्टर हिंदू थे क्योंकि उनके माता पिता खुद आरएसएस से जुड़े हुए थे। पूरा एक बैकग्राउंड आरएसएस का था। आगे चलकर उन्होंने बताया कि वो मुसलमानों से नफरत किया करते थे। बहरहाल धीरे धीरे उनकी नफरत कम हुई और ख़त्म भी हो गई। तो इस तरीके से वो एक जगह और बताते हैं कि जब उसी दौरान 91-92 ही की बात है, जब बाबरी मस्जिद का पूरा कज़िया चल रहा था, इस दौरान वो कार सेवा में जाते जाते बच गए और किसी कारणवश नहीं जा सके। लेकिन वो मंदिर के घोर समर्थक थे और चाहते थे कि मंदिर बने और मंदिर वहीं बने। यानी जिस तरीके से एक उग्र हिंदू सोचता है उसी तरीके से डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी भी उस माहौल में सोचा करते थे क्योंकि उनका उस वक्त एक्सपोजर नहीं हुआ था। और बात करें मंडल कमीशन के दौरान जब वो आरक्षण विरोधी आंदोलनों में कूद पड़े थे
तो उन्होंने पुलिस की खूब लाठियाँ खाएं। वो बताते हैं कि पुलिस के साथ उनका मामू भांजे का रिश्ता बन गया था। वो एक जगह मुस्कुरा करके बताते हैं कि हम लोग आंदोलन तो करते थे, लेकिन पुलिस वालों के डर से हम लोग एक नारा लगाया करते थे, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, ताकि पुलिस ज़्यादा मारे ना पुलिस थाने में ले जा करके। तो इस तरह वो नेतागिरी भी करते रहे, अपना परिवार भी चलाते रहे, नौकरी भी करते रहे और उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता रहा। एक बात और बताते चलें कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी बताते हैं कि वो स्कूलिंग के दौरान पढ़ाई में कोई बहुत अच्छे नहीं थे, विशेष तौर पर अंग्रेज़ी में, लेकिन उसके बाद में उनकी अंग्रेज़ी ठीक हुई हाई स्कूल में जाकर के एक अच्छे टीचर की वजह से। फिर उसके बाद उन्होंने जो 11वीं और 12वीं अंग्रेज़ी मीडियम से की और उसके बाद में फिर कई सारे कोर्सेज़ किए ऑलमोस्ट अंग्रेज़ी में, उनकी अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी हो गई थी। तो इस तरीके से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी डिबेटिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के, और उस ज़माने में डिबेट का बहुत ही ज़्यादा स्कोप था। डॉक्टर विकास खुद कहते हैं कि डिबेटिंग से हम बहुत अच्छा खासा प्राइज़ जीत लिया करते थे, पैसे के रूप में और ये तमाम चीज़ें कप के रूप में। तो इस तरीके से न केवल उनका बल्कि उनका घर का खर्च भी उस डिबेट के रूप से चल जाता था, और जो कुछ भी वो होटल वगैरह में खाने पीने से सिलसिले में वो बकाया रहता था उससे वो पे आउट कर दिया करते थे। तो एक तरीके से डिबेटिंग उनका एक मेन इनकम सोर्स बन गया था ग्रेजुएशन के दौरान। और याद रहे कि ग्रेजुएशन के डिबेटिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात उन्हीं की जूनियर तरुणा वर्मा से हुई, जो कि बिहार के मिथिलांचल के रहने वाली हैं, और उनके साथ उनका लव अफेयर शुरू हुआ। वो 1 साल उनकी जूनियर थी और डिबेटिंग सर्किल ही में उनकी मुलाकात हुई थी। तो जब इस तरह डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने डिबेटिंग में अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू किया तो उन्होंने सेल्समैन की नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने जा कर के एक किसी रिलेटिव के यहाँ प्रिंटिंग का काम सीखा। काम सीखने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिल करके एक कंपनी की शुरुआत की जो बेसिकली विजिटिंग कार्ड आदि वगैरह की छपाई करता था। यानी वही काम उन्होंने शुरू कर दिया और बाद में वो उनका व्यवसाय चल निकला और उससे बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग करने लगे। तो इस तरीके से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी बैक वक्त कई सारा काम कर रहे थे, पढ़ाई तो चल ही रही थी, साथ ही साथ में वो पैसा भी कमा रहे थे और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा नेता बने। और नेता ऐसा वैसा नहीं, वो एक जगह खुद बताते हैं कि वो कोई विधायक या एमपी या मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि वो सीधा सीधा बड़ा छलांग यानी पीएम बनना चाहते थे। अगर उससे भी बड़ी कोई पोस्ट होती तो वो भी बनना चाहते थे। तो शुरू ही से उन्होंने बहुत ही लंबी छलांग मारने का सपना देखा था। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी ने तालीम जब मुकम्मल हुई ग्रेजुएशन की तो उन्होंने हिंदी साहित्य में एडमिशन ले लिया जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में, और उसके बाद उन्होंने सोशियोलॉजी में एमए किया, मास कॉम में एमए किया, एलएलबी किया, एमबीए किया और नेट जीआरएफ का फॉर्म भरा। किसके कहने पर? वो खुद बताते हैं कि प्रज्ञा उपाध्याय उनकी एक सीनियर थी, उनके कहने पर उन्होंने नेट जीआरएफ का फॉर्म भरा था। उन्होंने इंटरव्यू में प्रज्ञा उपाध्याय जी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि उन्हीं के कहने पर हमने नेट जीआरएफ का फॉर्म भरा था और आखिरकार जब हमारा जीआरएफ निकल गया तो उन्हें उस वक्त 2,500 रुपये मिलने लगे। और 2,500 रुपये की इतनी ज़्यादा अहमियत थी उस ज़माने में कि वो कहते थे कि हम बिल्कुल विजय माल्या की तरीके से हो गए। तो जब उनको 2,500 जीआरएफ मिलने लगा तब उनको लगा अब ये सही टाइम है यूपीएससी की तैयारी करने का। तब उन्होंने सुकून से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि उन्होंने पीएचडी भी की, इसीलिए मैं बार बार उनको डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी कहता हूँ। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म में एक सब्जेक्ट था, उसमें उन्होंने पीएचडी की और इस दौरान उनका अफेयर भी चल रहा था। आपको पता होना चाहिए कि तरुणा वर्मा, मैंने बताया कि जैसे कि शुरू ही से कि वो डिबेटिंग सर्किल में ही उनकी मुलाकात हुई थी, 1 साल उनसे जूनियर थी, लेकिन वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ वो तैयारी नहीं करते, बस काम चलाओ इस तरह से तैयारी कर रही थी। बहरहाल उन्होंने तैयारी के दौरान और पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने अफेयर को जारी रखा और उनका मिलना मिलाना सारी चीज़ें होती रहीं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी यही वजह से बहुत ही प्रेम और लव और इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ही सहज हैं। बहरहाल टाइम आया 1996 का, जब विकास दिव्यकीर्ति जी ने अपनी करियर का यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उनका प्री भी क्वालिफाई हो गया, मेंस भी क्वालिफाई हो गया और इत्तेफाक से इंटरव्यू में भी निकल गए। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी अपने इस रिजल्ट को लेकर इतना ज़्यादा विश्वास से भरे हुए थे कि उनका हो जाएगा। तो इसी वजह से उन लोगों ने रिजल्ट का इंतज़ार नहीं किया और तरुणा मैम और डॉक्टर विकास जी ने दोनों ने शादी कर ली और ये शादी हुई है 26 मई 1997 को। आखिरकार रिजल्ट आता है 4 जून सन 1998 को और विकास जी का रैंक आता है 384। क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन वो इससे खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि वो आईएएस चाहते थे और आईएएस इससे मिल नहीं सकता था। नतीजे में वो इसको ज्वाइन करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन किसी रिश्तेदार के दबाव में आकर के उन्होंने इसको ज्वाइन किया
उनको होम मिनिस्ट्री मिली और होम मिनिस्ट्री में उन्हें राज्य भाषा विभाग में डेस्क ऑफिसर के पद पर तैनात किया गया। वहाँ पर करीब करीब उन्होंने 6 महीने तक काम किया। उसके बाद उनकी स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम होने लगी बैठे बैठे, क्योंकि वो बताते हैं कि कलम वलम चलाना हमारे बस की बात थी नहीं, क्योंकि उनका जो शौक़ था वो थोड़ा अलग टाइप का शौक़ था। अभी मैं आपको बताऊँगा वो किस टाइप का शौक़ था। तो इस वजह से वो उससे उकता गए और फाइनली उन्होंने रिज़ाइन करने के लिए सोची। और जब रिज़ाइन करने के लिए कहा तो ऑफिसर ने, सीनियर ने उनको समझाया और कहा कि तुम पहले इंसान हो जो इस तरह की रिज़ाइन करने की बात कर रहे हो। उनको प्रलोभन दिया कि जानते हो तुम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हो, किस चीज़ को तुम छोड़ रहे हो। उन्होंने कहा हम समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा उड़ान और आगे बढ़ना होता है, जिसको बहुत ज़्यादा मंजिलें तय करनी होती हैं, फिर वो नौकरियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो बहरहाल डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करने के बाद 1 नवंबर सन 1999 को करीब करीब 15 से 20 हज़ार रुपया लोन लेकर के उन्होंने कुर्सी उर्सी किराए वराए पर लेकर के किसी तरह से एडजस्ट करके दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि नाम से आईएएस कोचिंग की शुरुआत की। अच्छा, इस दौरान उन्होंने अटेम्प्ट जारी रखा क्योंकि वो चाहते थे कि वो आईएएस बने। इसी वजह से उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट भी दिया और दूसरे अटेम्प्ट में वो बेसिकली प्री तो क्वालिफाई कर गए, मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए। और एक बार फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू में छट गए और 2003 में जाकर के चौथा अटेम्प्ट दिया। फाइनली चौथे अटेम्प्ट में भी उनका भला नहीं हो पाया, तो उन्होंने थैंक यू कहा और कहा अब इससे मुक्ति मिली और अब शुद्ध मन से कोई नया काम करेंगे और कंटिन्यू करेंगे दृष्टि आईएएस कोचिंग को। और उसके बाद से वो पूरे मन के साथ दृष्टि आईएएस कोचिंग को संवारने, निखारने और पालने पोसने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। इस तरह डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने दृष्टि आईएएस कोचिंग की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खुद संभाल ली और अपनी पत्नी तरुणा मैम को उसका डायरेक्टर बना दिया। और फिलहाल अगर दृष्टि कोचिंग की बात करें तो 3 शहरों में उसके इंस्टीट्यूट्स हैं, एक जयपुर राजस्थान, दूसरा तो दिल्ली में है ही है और तीसरा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। तो इस तरीके से 3 शहरों में उसके कोचिंग चल रहे हैं। दृष्टि में उन्होंने करीब करीब 8 साल तक फिलॉसफी पढ़ाया और फिलॉसफी के बहुत बड़े ज्ञानी। मैं आपको अगर बताऊं कि उन्होंने जो डिग्रियां ली वो तो मैंने बताया ही कि कौन सी उनकी डिग्रियां हैं, लेकिन फिलॉसफी के बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास फिलॉसफी की डिग्री नहीं है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। वो बताते हैं कि हम ओशो को बहुत पढ़ा करते थे और वोशो रजनीश के बारे में आपको पता ही है वो किस टाइप के इंसान थे। तो इसी वजह से काफ़ी हद तक जो विकास दिव्य कीर्ति जी नास्तिकता की तरफ बढ़े हैं, वो काफ़ी हद तक वोशो का उसमें योगदान हो सकता है, क्योंकि वोशो को जो भी खाली दिमाग के साथ पढ़ेगा, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ होकर के, तो ज़रूर वो नास्तिकता की तरफ चला जाएगा। यही कारण है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी धर्म वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। यानी कहाँ उनकी माता पिता आर्य समाज की घोर संगी थे, लेकिन जब अगर हम उनकी बात करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा धर्म वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, उनकी जो पत्नी हैं वो सनातनी हैं, वो धर्म में विश्वास करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, पूजा पाठ वगैरह करती हैं, उनके घर में मंदिर भी है, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। कभी कभार उसमें सहयोग देने के लिए शामिल ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन मन से नहीं। धर्म के विषय पर उनका बहुत ही क्लियर कट कहना है कि ईश्वर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है वो बहुत ज़्यादा मूर्ख है, और जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है वो भी मूर्ख है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो उनसे ज़्यादा फायदे में हैं जो लोग नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से हाईली कन्फ्यूजन का शिकार हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी मजहब के मामले में, धर्म के मामले में। खैर, उनका व्यक्तिगत मामला है। अब आइए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी के शौक, पसंद नापसंद, इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो वो खुद बताते हैं कि उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से पटना उन्होंने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, करीब करीब 24 घंटे। नॉन स्टॉप का मतलब हो गया 2-5 मिनट चाय वाय के लिए सिर्फ रुक गए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने गाड़ी चलाई है और उन्होंने स्काई डाइविंग की है, पैराग्लाइडिंग की है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शौक पूरा किया है इस टाइप का, यानी एडवेंचर का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है। बात करें दोस्त की तो उनका बहुत ही फेवरेट एक दोस्त जिनको विजेंद्र चौहान, डॉक्टर विजेंद्र चौहान, अक्सर आप दृष्टि के वीडियोज़ वगैरह में उनको देखा करते हैं, सामने सामने से हैं। वो 1990 से ही उनके दोस्त हैं, यानी करीब करीब 32 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं। और विजेंद्र चौहान जी इस वक्त दृष्टि के स्टाफ में से हैं। और दृष्टि के स्टाफ की हम बात करें तो करीब करीब 1000 स्टाफ इस वक्त दृष्टि में हैं। खुद विकास जी ने बताया कि उन्हें फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, हिंदी फिल्में। शुरुआत की उन्होंने लगभग सारी हिंदी फिल्में देखी हैं और उन्होंने अपनी हिंदी फिल्मों में सबसे फेवरेट की बात करी तो उन्होंने कहा द लंच बॉक्स है। इसके अलावा उन्हें फिल्म बनाने का भी बहुत शौक है। यही कारण है कि उन्होंने फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया दिल्ली में, और मुंबई में भी एक छोटा सा कोर्स किया, और न्यूयॉर्क में फिल्म एकेडमी में भी जाकर के उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में सीखा उखा। तो कह सकते हैं कि उन्होंने फिल्म मेकिंग में भी थोड़ी बहुत सूझबूझ पैदा की है,
यही कारण है कि वो बताते हैं कि अगर हमको फिल्म बनाने का मौका मिलेगा और हम बनाएंगे तो वो दरअसल वो 3 इडियट टाइप का, इस टाइप का वो फिल्म बनाने की बात कर रहे थे कि एंटरटेनमेंट भी हो और एक मैसेज भी चला जाए। इसके अलावा उनका एक विज़न ये भी था कि 2023 में वो एक यूनिवर्सिटी की परिकल्पना कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो किस तरह की यूनिवर्सिटी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है निबंध कीर्ति। हालांकि उन्होंने कानून पे भी एक किताब लिखी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बताते हैं कि करीब 20-22 चैप्टर कंप्लीट हो गए, पूरा नहीं हो पाया। और कहते हैं कि अब दोबारा से इतने ज़्यादा संशोधन हो गए हैं कानून में कि अब उसको पूरा रिव्यू करना पड़ेगा और समय इतना बचा नहीं है कि उसको रिव्यू किया जाए। तो इस तरीके से करेंगे कि कभी अगर मौका मिला तो करेंगे। बाकी अगर वीडियोज़ की बात करें तो वीडियोज़ के फॉर्म में वो इतना इंटरेस्टिंग टीचिंग करते हैं कि 4-4, 5-5 घंटे वो ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं और लोग चिपके रहते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि फिल्म जो होती है वो 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है, लेकिन कभी कभार लोग बोर होते हैं, मोबाइल देखते हैं, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन उनके जो क्लासेस होते हैं वो 3-4-5 घंटे के क्लासेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उकताहट नहीं होती है और एक अलग ही किस्म का एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताएंगे और इंसान देखता चला जाता है। 4 घंटे 5 घंटे कब कैसे कंप्लीट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे याद है कि करीब मैंने सैकड़ों उनके वीडियोज़ देखे होंगे और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और डायरेक्ट वे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो हमारे अध्यापक भी हैं। तो हमारे गुरु जी हैं तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनका और बहुत बहुत आभार कि वो एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ खराबियाँ होती हैं, उनकी खूबियों पर हम नज़र डालेंगे, खराबियों को हम इसलिए पर्दापोश करेंगे क्योंकि खराबियाँ इंसान का ही एक जुज़ है, उससे आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो भी एक इंसान है। बाकी उनका व्यक्तित्व बड़ा शानदार है। जो उनके स्टूडेंट हैं वो उसके बारे में जानते हैं। यही कारण है कि वो बताते हैं कि उनके पास एक ही बेटा है और हम अपने बेटे को पूरी तरीके से आज़ादी देंगे, जो कुछ भी वो करना चाहे। यानी वो इतने खुले माइंड के हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी बहुत ही वक्त की ज़रूरत हैं और इस वक्त उनके सिलसिले में हंगामा मचा हुआ है, बवाल हो रहा है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि IAS कोचिंग को बंद किए जाने के सिलसिले में ट्रेंड कर रहे हैं लोग। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जैसा इंसान सदियों में पैदा होता है। ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व और बहुत ही नॉलेजफुल इंसान है। तो दोस्तों, ये हमने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी के बारे में बताएं। आपको ये पूरी कहानी और उनका जीवन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज आपको बनाकर देते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।